नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको चेक बाउंस मामले में आपके अधिकार के बारे में जानकारी देंगे। चेक बाउंस होने पर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चेक बाउंस या चेक का अनादर आज के व्यापारिक युग में आम प्रचलन हो चुका है। समय समय पर व्यापारियों को उधार माल है उसके देने या फिर कोई भी अन्य व्यवहार करने पर चेक की आवश्यकता होती है। कभी भी इस प्रकार के चेक बाउंस हो जाते हैं और उस चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भुगतान नहीं हो पाता। अगर आपको किसी ने चेक दिया है और आप उसको कैश कराने के लिए बैंक में जमा करते हैं तो ये जरूरी है कि चेक जारी करने वाले के खाते में कम से कम उतने पैसे हो जितने का चेक उसने जारी किया है। अगर उसके खाते में उतने पैसे नहीं होते तो बैंक चेक को डिसऑनर कर देता है और इसी को चेक बाउंस कहा जाता है। जब चेक बाउंस होता है तो बैंक की ओर से एक स्लिप भी दी जाती है। इस स्लिप में चेक बाउंस होने का कारण लिखा जाता है। चेक बाउंस का केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत संस्थित किया जाता है। इसके तहत आरोपी को 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों को हो सकता है। जुर्माने की राशि चेक की राशि का दुगना हो सकती है। ये तो कुछ बुनियादी जानकारी थी। विस्तार में आज हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता मनीष रोहिल्ला जी आपको जानकारी देंगे। मनीष रोहिल्ला जी आपको चेक बाउंस से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका चेक बाउंस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कानूनी सलाह, कानूनी जानकारी चेक बाउंस को लेकर, चेक बाउंस से जुड़े कानूनी प्रावधान को लेकर ले सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत कर देते हैं। रोहिल्ला साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चेक बाउंस की जो कानूनी परिभाषा है वो आखिरकार क्या कहती है? चेक बाउंस की परिभाषा, उसके साथ मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि चेक बाउंस है क्या। चेक एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप ये घोषित करते हैं कि मैं इतनी राशि देने के लिए दे रहूंगा, पाबंद रहूंगा, और उसको हम एक एज अ इंस्ट्रूमेंट दूसरी पार्टी को देते हैं। ये ड्राफ्ट से नीचे आता है क्योंकि हम ये इसमें एक संतोष देते हैं, दूसरी पार्टी को एश्योर करते हैं कि हम इतनी राशि आपको देने के लिए बाध्य हैं। और जब आप इस चेक को बैंक में लेके जाएंगे और इसको आप जब सबमिट करेंगे तो ये डिसऑनर नहीं होगा, ये ऑनर होगा और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। ये एक इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब जब हम बात करते हैं चेक बाउंस होने की तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने प्रॉमिस से आप पीछे हटे हैं, या तो आपके खाते में पैसे नहीं थे जिस वजह से पैसे नहीं पहुंचे, डिसऑनर हुआ। डिसऑनर टर्म, डिसऑनर का मतलब उस चेक का ऑनर नहीं हो पाया। जो आपने कागज दिया था उसको बैंक ऑनर नहीं कर पाया, आपके द्वारा देय राशि जो थी वो नहीं पहुंच पाई। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं जिनमें प्रमुख कारण जो होता है वो आपके खाते में पैसे नहीं थे जब लगाया गया। उसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं जैसे कि स्टॉप किया गया हो पेमेंट, आपके सिग्नेचर्स में डिफरेंस हो, या चेक जो है वो टैम्पर्ड हो, या फिर खाता ही बंद हो चुका हो। विभिन्न कारण हो सकते हैं, पर उसको हम प्रमुख रूप से उसकी जो परिभाषा समझते हैं वो यही समझते हैं कि ये इनसफिशिएंट फंड्स थे या फिर इस चेक को ऑनर नहीं किया गया तो डिसऑनर कहलाया गया। जी पूजा। बिल्कुल। इसके अलावा अगर मनीष जी बात करें, कौन जो चेक है वो जारी कर सकता है? चेक जारी करने वाला खाता धारक ही होगा। जब हम खाता खुलवाते हैं तो उसके साथ हमें, जैसे कि आजकल एटीएम भी दिया जाता है, उसके साथ साथ हमें एक चेक बुक भी इशू की जाती है। वो जो चेक बुक जो होती है उसको अकाउंट होल्डर जो होता है वो इशू करता है। अब जो अकाउंट होल्डर इशू करता है उसको वहां सिग्नेचर करना होता है। सिग्नेचर के साथ में जो राशि है उसे लिखा जाता है और सबसे ऊपर उसमें लिखा जाता है कि किसको देंगे, जिसको हम पे का कॉलम कहते हैं। और राइट हैंड साइड पे उसके अंदर डेट तिथि लिखी जाती है जो कि डेट ऑफ चेक होती है, जिसकी वैलिडिटी जो मानी जाती है आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार वो 3 महीने की अवधि होती है। जिस तिथि को आप इशू कर रहे हैं उसके 3 महीने की अवधि के अंदर उस चेक को लगाया जा सकता है। ठीक है। तो ये एक प्रमुख रूप से चीज हुई। अब कौन दे सकता है तो खाता धारक ही देता है। अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं तो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स में से कोई भी दे सकता है, और फर्म के द्वारा है तो जो भी सिग्नेटरी है जिसको ऑथराइज किया गया है वो दे सकता है। जी पूजा। मनीष जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी चाहेंगे। वो एक्ट होता क्या है?
पूजा जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया एक्ट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पाया जाता है कि क्रेडिट के ऊपर सामान खरीदना या बेचना पड़ता है, जहां ये होता है कि आज हो सकता है मेरे पास पैसा नहीं है, पर 2 दिन के अंदर मेरे खाते में पैसा आ जाएगा, मैं माल खरीद लेता हूं। तो इसके इन सर्कमस्टांसेस के अंदर आई इशू अ चेक, मैं एक चेक इशू करता हूं और कहता हूं कि ये ऑनर होगा और आपके खाते में पैसा इस स्थिति पे, जो भी तिथि दी गई है, जो भी डेट ऑफ चेक है, उस स्थिति पे जब आप इसे प्रेजेंट करेंगे बैंकर्स के पास, तो ये ऑनर होगा और आपके खाते के अंदर पैसा आ जाएगा। एक तो ये चीज हुई। तो इस चीज के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में वैसे चेक के अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है, पर प्राइमरीली जो डील किया जाता है सोशल स्ट्रक्चर में लीगली भी, वो होता है चेक ही, जिसके अंदर ये कहा जाता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसा पेपर है जो कि एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको जब बैंक में दिया जाएगा तो देने वाला बाध्य रहेगा। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में स्पेशल प्रावधान ये भी बनाया गया कि अगर कोई इसे नहीं करता है, मान लीजिए डिसऑनर कर देता है, तो उसको बाध्य बनाने के लिए सजा का प्रावधान भी बनाया गया। जिस वजह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक पेक्यूलियर एक्ट है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करती है। कि मान लीजिए अगर आपने एनआईए के तहत, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कुछ इशू कर दिया है और आपको उसके तहत पैसा नहीं मिलता है, तो आप कोर्ट में जाके उसको केस कर सकते हैं, जो कि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में है, और आप अपने पैसे वसूली के लिए उसके अंदर आगे जा सकते हैं। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। वसीम हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा से, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम, मेरा सवाल ये है कि हम लोगों का जो अभी बैंक विलय हुआ है, तो उसमें हमारा चेक विजया बैंक का था, वो चेक हमारा पहले से किसी ने उठा लिया, और अब हम लोग को जो है वो बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक का विलय हो गया है। तो हमें नया चेक इश्यू किया गया, ठीक है, और उसी में हमारा कोई स्टाफ था, वो चेक पहले नौकरी कर रहा था, तो वो चेक लेके चला गया। तो क्या उस पे वो लोग केस कर रहा है, नोटिस कर सकता है मेरे ऊपर? ठीक है वसीम जी, मैं आपकी बात समझ गया। आप एक मिसयूज ऑफ चेक्स के केस की बात कर रहे हैं, स्पेशली विलय होने के पश्चात जब मर्जर्स हो गए हैं, तो उसके अंदर क्या कंडीशंस रहेंगी। तो देखिए वसीम जी, वैसे तो बाय रूल ये है कि अगर आपकी पास चेकबुक्स थी तो आप उनको सरेंडर करके नए चेकबुक इशू करा सकते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर जो है विलय के पश्चात भी कुछ बैंक्स ने तो वही का वही रखा है, कुछ बैंक्स ने उसके अंदर चेंज किया है, नहीं तो अकाउंट नंबर वही रखा जा रहा है और आपका आईएफएससी कोड वगैरह चेंज हो जाता है क्योंकि ब्रांच कोड चेंज हो जाते हैं। एनीवे, मेन आपका सवाल जो है वो ये है कि मान लीजिए मेरी पिछली चेकबुक है, वो किसी के पास है, तो क्या वो उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो सर्टेनली अगर वो डिसऑनर के लिए लगता है और अगर वो उस टर्म पीरियड के अंदर इशूड है जब ये वैलिड रहेगा, तो उसके अंदर उसका सर्टेनली वो लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप बैंक को एक सेफ साइड काम करिए कि आप उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि मेरी पास चेकबुक्स जो हैं या उसके अंदर कुछ चेक्स मिसिंग हैं, तो अगर बाय चांस भी ये लगाए जाए तो इनकी स्टॉप पेमेंट करी जाए, क्योंकि मेरे पास अब इस पास अपने अकाउंट का कोई भी चेक नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं वसीम जी आप जरूर ये कानूनी कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपसे जान लेते हैं मनीष जी, जो चेक बाउंस होने पर किस तरह की जो कानूनी कार्रवाई वो हो सकती है, और क्या आप जो क्रिमिनल केस है वो भी इस पर दायर कर सकते हैं हम? पूजा जी, इसे कॉसी क्रिमिनल रेमेडी कहते हैं। कॉसी क्रिमिनल का माने हुआ कि ये एक तरह से पार्शियली क्रिमिनल रेमेडी है। उत्पन्न जो होती है ये एक सिविल ट्रांजैक्शन की वजह से ही होती है अक्सर, परंतु इसके अंदर क्रिमिनल पनिशमेंट है, जो कि पनिशमेंट अगर मैं बात करूं तो 2 साल तक की सजा की दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा, और 2 गुना जुर्माना। मान लीजिए 7 लाख का चेक बाउंस होता है आपका, तो आपको 14 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये, और वो और में होता है, हो सकता है कि कोर्ट आपको 1 साल की सजा सुनाए, दुगना जुर्माना सुनाए। तो इट इज 2 years इम्प्रिजनमेंट और ट्वाइस द मनी, और एंड, तो दोनों चीजें कोर्ट कर सकती है, और एंड के साथ आती है ये चीज, और कोर्ट जैसा चाहे वैसा कर सकती है। यूजुअली इसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान होता है, अगर आप इसको पे नहीं करते हैं, अगर आप अपनी क्लियर नहीं करते ट्रांजेक्शन, तो आपको इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर करी जा सकती है, जिस वजह से इसको एक क्रिमिनल रेमेडी भी कहा जाता है। मोर ओवर इसके अंदर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगानी पड़ती है, जिसे हम कोर्ट फीस बोलते हैं। बहुत लिमिटेड कोर्ट फीस होती है, बहुत कम कोर्ट फीस होती है, जो कि क्रिमिनल केस, क्रिमिनल कंप्लेंट में रहती है। तो इस वजह से भी इसको लोग प्रमोट करते हैं। बैंक्स लोन देते हैं तो भी सिक्योरिटी चेक्स रखवाते हैं,
कोई भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन में आते हैं लोग तो सिक्योरिटी चेक्स रखवाते हैं और अकॉर्डिंगली चीज को करते हैं। तो ये एक मुख्य रूप जी से बिल्कुल बिल्कुल। मनीष, हम आगे बढ़ते हैं और चेक बाउंस से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जो इसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है वो क्या होता है? अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है तो कितनी सजा और कितना जुर्माना उसको भुगतना पड़ सकता है? पूजा जी, जैसे कि मैंने बताया कि 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, वैसे ये एक समरी ट्रायल है। इसको जल्द से जल्द कोर्ट को निपटाना होता है एक लिमिटेड समय अवधि के अंदर। हालांकि सैडली इतना बर्डन है कोर्ट्स की नहीं कर पाते हैं, परंतु फिर भी इसको टाइम बाउंड तरीके से समरी ट्रायल में चलाना होता है। और अगर जज ये डिसाइड करे कि इसको समन्स केस की तरह ट्राई करेंगे, जो कि एक टेक्निकल वर्ड है, पर इसको एक तरह से हम ये कहें कि ये कम अमाउंट का चेक अमाउंट है, इसको फास्ट ट्रैक चलाना है, तो कोर्ट इसको और भी जल्दी डिसाइड कर सकता है। दूसरी चीज ये हुई कि 2 साल की सजा के अलावा दुगना जुर्माना लग सकता है। जो चेक अमाउंट है उसके दुगने अमाउंट तक की सजा दी जा सकती है। और ये और एंड में है, मतलब सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, सिर्फ सजा भी हो सकती है और सिर्फ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये जज के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपको क्या सजा देंगे अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्कीम समझने की ये जरूरत है जो मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई चेक बाउंस होता है, जैसे कि आपने भी शुरुआत में बताया कि एक चेक होता है, चेक डिसऑनर होता है, तो एक चेक मेमो इशू करता है बैंक, जिसपे लिखा होता है कि दिस चेक इज डिसऑनर्ड, और उस रिमार्क्स के साथ वो रीजन भी बताते हैं और वो आपको उपलब्ध कराया जाता है। ये 2 कागज आप हमेशा संभाल के रखें। अगर कोई भी वादी बनता है इस तरह के केस के अंदर, कंप्लेनेंट है, तो उसको ये 2 चीज हमेशा संभाल के रखनी चाहिए। और उसके पश्चात एक नोटिस देना चाहिए, एक नोटिस देना चाहिए, लीगल नोटिस, जो कि एक लिमिटेड समय अवधि के अंदर होता है, 30 डेज ऑफ डिसऑनर। जब आपको पता लगा चेक डिसऑनर हो गया है, उसके 30 दिन की अवधि के अंदर आपको ये फाइल कर देना चाहिए, जो भी नोटिस आप दे रहे हैं। और उसके पश्चात 45 दिन के अंदर, जैसे वो रिसीव होता है, उसके 45 दिन के अंदर आपको केस फाइल करना होता है। तो ये लिमिटेशन जो है, इसका बड़ा ही ध्यान रखना जाना चाहिए जब भी आप चेक के। हाँ जी, हमारी आज की खास पेशकश में, जिसमें हम बात कर रहे हैं चेक्स बाउंस और उससे रिलेटेड जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके बारे में, खास मेहमान अधिवक्ता जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अब बात करते हैं चेक बाउंस मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जो केस डिसमिस होने के बाद कितने दिनों में जो चेक का पैसा है वो कोर्ट जमा करना पड़ता है? इसके अंदर आप, मेरे को लगता है आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए केस डिसमिस हो जाता है तो हमें उसके अंदर कितने समय के अंदर जुर्माना भरना पड़ेगा या जो अमाउंट है वो जमा कराने की जरूरत है जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो पूजा जी, जो भी 138 NI चेक बाउंस के मुकदमे होते हैं वो हमेशा MM के पास दायर किए जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। जैसे अगर बाकी क्षेत्रों में कहें दिल्ली के अलावा, तो JMIC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास दायर किए जाएंगे ट्रायल कोर्ट के अंदर, जो जिनके पास इसकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो पहली तो चीज ये हुई कि वहीं पे इसका ट्रायल होगा और उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अगर मान लीजिए उसके अंदर आप वादी हैं और अगर आप हार जाते हैं तो उसके अंदर आपको हाईकोर्ट जाना पड़ता है। अगर आप प्रतिवादी हैं और आपको सजा सुना दी गई है तो आप सेशन जा सकते हैं, जो कि सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही सेशन कोर्ट होगा। वहां पे आपको एक लिमिटेशन पीरियड है 30 to 60 डेज, 30 डेज के अंदर आपको उसको फाइल करना होगा। एंड अगर आप उसके अंदर अपील दाखिल नहीं करते हैं तो आप बाध्य हो जाएंगे और आपको उसके अंदर आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे और आपको बाध्य होकर पैसा देना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। और इन द मीन टाइम आपको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी करानी होती है, जुर्माने के अलावा अगर आपको सजा सुनाई गई है तो। और ये मैंने इसलिए बताना जरूरी समझा कि जो वादी होता है और अगर वो हार जाता है तो उसको हाईकोर्ट अपील जाना पड़ता है, और अगर प्रतिवादी है जो कि एक्यूज्ड है, अगर वो हारता है, उसे सजा होती है, तो वो सेशंस जाता है। इसके अंदर यूजुअली जो लिमिटेशन पीरियड है वो 30 और 60 डेज, अपीलेट कोर्ट में 60 डेज, लोअर कोर्ट के अंदर 30 डेज है। तो आपको उसके लिमिटेशन पीरियड के अंदर उसको फाइल करना होता है। और उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसके अंदर आप अपील में मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो वो स्टेयर केस यही रहेगा कि पहले अगर आपका MM ने डिसमिस किया है तो आप सेशन जज के पास जाएंगे, सेशन जज ने भी अगर डिसमिस किया है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, और उसके बाद अगर हाई कोर्ट से आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करना पड़ेगा, अपील लेना पड़ेगा, लीव टू अपील, और उसके पश्चात आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये एक मुख्य रूप से अपील का स्ट्रक्चर रहेगा। जी पूजा जी, ठीक है। और चेक बाउंस के अगर मामलों की हम बात करें तो दोनों पक्ष के कानूनी अधिकार होते हैं, लेकिन दोनों पक्षों के कानूनी अधिकार अलग अलग होते क्या हैं? जी
इसके अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरी प्राइमरी प्रैक्टिस शुरुआत में इस चीज की थी। हंड्रेड्स ऑफ केसेस आई हैव बीन डूइंग सिंस इन दिस टीम। तो इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि जो अभी अगर कंप्लेनेंट है उसके सबसे प्रमुख रूप से जरूरी चीज है उसके पास कागज पूरे होने चाहिए, उसके पास प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए, उसकी बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जिसके खिलाफ वो चेक का केस करना चाहता है, ताकि वो प्रूव कर पाए कि मेरे को जो चेक दिया गया था वो एक लीगली इन्फोर्सेबल डेट। ये 3 इंग्लिश के शब्द हैं जो बेयर एक्ट में बड़े इंपॉर्टेंट रूप से दिए गए हैं। लीगली इन्फोर्सेबल डेट, एक ऐसा कानूनी रूप से देय राशि आपकी होनी चाहिए और एक ऐसा कानूनी रूप से एनफोर्सेबल दिया हुआ उधार होना चाहिए या डेट जो आप एनफोर्स कर सकें। तो जब भी अगर कंप्लेनेंट की बात की जाए तो उसके पास अगर कागज हैं और अगर वो कोर्ट में जाता है तो उसका सबसे पहला अधिकार, अभी रिसेंट संशोधन 143A के पश्चात ये है कि वो एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, 10-20% जो कोर्ट ग्रांट कर सकता है शुरुआत में ही इंटरिम कंपनसेशन के तौर पे, जिसके ऊपर मेरिट्स पे आपको सर्टेनली फाइट करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले तो आप मनीष जी, एक कॉलर जुड़े हैं, फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में सुभाष जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल पूछ लेते हैं। महाराष्ट्र से कॉलर हैं ये। बोलिए सुभाष जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। देखिए, मैं 80 साल का उम्र का हूँ। मेरे ननिहाल है और मेरा परिवार है। ननिहाल में मेरी माँ मेरे जन्म के बाद में 2 साल में गुजर गई और अभी ये जो नया लड़कियों का प्रॉब्लम आया है कि वो लड़की भी उसमें शेयर है। मेरे नाना की है और नानी की है, लेकिन आवाज आपकी सुभाष जी को सिर्फ तकलीफ देके निकाल दिए घर से और अभी वो उसको मानने को तैयार नहीं है। मैंने उनको बोला है कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी जो हिस्सा है वो दे दो, नहीं तो उसका कुछ है वो अमाउंट दे दो, लेकिन वो मानते नहीं। लेकिन ये बात पुरानी है, 1938 मेरा जन्म 41 का है और मेरी माँ 1947 के दरमियान गुजर गई है। अभी ये इसमें लीगल में स्टैंड कर सकता हूँ क्या? अभी क्या करना चाहिए इसमें? इतने साल हो गए हैं, अभी नया कानून आया है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। सुभाष जी, जहाँ तक आपका सवाल है, प्रिज्यूमिंग कि आप हिंदू हैं और हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न होते हैं और 2005 के पश्चात लड़कियों का बराबर का हक है, और अभी पहले प्रोपोजिशन ये था, पहले कोर्ट्स ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट्स ने, कि 2005 के पश्चात जो विभाजन हो रहे हैं, जो उसके बाद इंस्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज हैं, उनके अंदर राइट रहेगा। पहली तो चीज ये कि जो प्रॉपर्टी का विषय है उसके अंदर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ही लड़कियों का बराबर का हक है और प्रमुख रूप से, और उसके अलावा अगर आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और उसको विल से डिस्पोज ऑफ किया गया है तो जिसको भी दिया गया है वो होगा। अगर कोई बच जाते हैं, बिना विल का केस है, तो उसके अंदर सबको बराबर, फिर से लड़कियों को बराबर का हक रखेगा अगर बिना विल का केस है। अब अगर आपका जो क्वेश्चन है कि इतने साल पुरानी बात जो आप कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि हम एक लिबरल अप्रोच रखेंगे और 2005 से पहले के भी जो केस हैं उनके अंदर भी लड़कियों का बराबर का हक रहेगा, अगर अब तक बंटवारा नहीं किया गया है तो। अगर आज बंटवारे की बात हो रही है, हक की बात हो रही है, तो बराबर का हक रहेगा। तो आपको सुभाष जी ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी अपने आसपास के किसी वकील साहब से मिलें और उनसे ये जानें कि अगर बराबर का हक मिलता है तो आपका कितना है, उनका कितना है, पर बराबर का हक जरूर रहेगा। बिल्कुल, ये जो है कानून के तहत अब कहा गया है। बहरहाल मनीष जी, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ रहे और आपने बताया चेक बाउंस को लेकर तमाम कानूनी प्रक्रिया। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।